स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उड़ीसा के मैदान में भागलपुर के मंजूष गुरु मनोज पंडित जनपदीय धरोहर की कला मंजूषा कला को लेकर बिहार का करेंगे प्रतिनिधित्व। यूपी में 10,000 बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हाय हाय मोदी के लगाए गए नारे। हमीरपुर में सैकड़ों काले हिरन का झुंड, किसानों को है अपनी फसलों की चिंता। भाजपा के खिलाफ आगरा में अनोखा विरोध प्रदर्शन, विकास कार्य न होने पर लोगों ने दिखाया आक्रोश। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध रूप से परिवहन, रेत माफियों ने नहीं रोका ट्रैक्टर। और अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा के ऐतिहासिक मैदान में सांस्कृतिक मंत्रालय और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के तत्वाधान में कला कुंभ कार्यशाला में भागलपुर के मंजूषा गुरु मनोज पंडित अपने अंग जनपदीय धरोहर की कला मंजूषा कला को लेकर बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उड़ीसा के मैदान में मंजूषा पेंटिंग 16 मीटर में बनाई जा रही है। कला कुंभ कार्यशाला में गए मनोज पंडित ने बताया कि यह पेंटिंग 52 फीट लंबा, क्षेत्रफल के हिसाब से 324 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है। उनका कहना है कि मंजूषा के लिए यह सुखद क्षण है जो इतिहास में पहली बार मंजूषा पेंटिंग इतना बड़ा बनाया जा रहा है और इस मंजूषा पेंटिंग को दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को लगाया जाएगा और इसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करेंगे। देखिए भागलपुर से हमारे संवाददाता श्यामानंद सिंह की ये रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे जब फोक सेक्शन में पूरा वो आर्ट फॉर्म देखा और फिर मंजूषा के लिए जब गुरुजी ने दिखाया सारा उनका काम, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्रयास है उनके द्वारा कि वो अपने परिवार के साथ मिलके, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनको भी पहुंचा रहे हैं आगे और उसको छोड़ के इसे बिहार से बाहर निकाल के और उसका मतलब जो रेडियस बोलेंगे जहाँ तक उसका नाम हो या प्रश्न, जैसे मैं खुद अभी छत्तीसगढ़ से, तो मुझे अब पता चला है, वैसे ही और लोग को ये पता चलने का जो प्रयास गुरुजी ने शुरू किया है, ये मैं चाहता हूँ कि सफल हो और लोग जुड़े, या तो एज अ आर्टिस्ट या तो एज देखने वाले और अप्रिशिएट करने वाले ऐसे जुड़े। और डेफिनेटली मैं तो सबको ये पहुंचाऊंगा, मतलब कि ऐसे गुरुजी ये काम कर रहे हैं मंजूषा का और किस तरीके से कर रहे हैं, नए तरीके से वो भी। और उनकी इनफैक्ट उन्होंने अपने जो प्रोसेस है अपनी लाइफ में, जो कैसे कैसे वो इसको लेके आए, मुझे तो वो भी बहुत रोमांचक लगा। मैं तो कहूँगा कि कैसे वो दूसरे लोगों की ना सुन के अपने तरीके से उसको उस पर डटे रहे। आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उनको ये चीज़ जो है कि दूसरों की ना सुन के जो एज एन आर्टिस्ट हम लोग का मन जो कहता है अबाउट दैट आर्ट, उसको ज़्यादा सुने। तो ये मैं ये गुरुजी से मैंने लिया है, तो ये मैं बिल्कुल अपने आगे वाले कामों में भी मैं इसको रखूँगा, ये एटीट्यूड। जी नमस्कार मित्रों, आज मैं उड़ीसा के ऐतिहासिक मैदान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के तत्वाधान में कला कुंभ राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हूँ और सहयोगी पार्टनर किट KIIT और KISS है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये पूरे आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन जिन्होंने मंजूषा कला को उस अंग की चंपा से, यानी वर्तमान भागलपुर बिहार से यहाँ पे बुलाया है। ये मंजूषा कला के लिए, कलाकारों के लिए और भागलपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। आज मंजूषा पेंटिंग 16 मीटर में बनाई जा रही है, यानी 52 फीट लंबा, और अगर उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 324 स्क्वायर फीट की। ये पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो राजपथ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में लगाया जाएगा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अवलोकन करेंगे। ये हम लोग के लिए सुखद संगीत है। तो हम आयोजकों को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, हमें यहाँ पे बुलाए हैं। और हमारे साथ युवा कलाकार अमन सागर है
और इतनी लंबी पेंटिंग बनाने में मात्र 6 दिन में संभव नहीं था, तो कुछ बिहार से आए मधुबनी कलाकार भी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, वो मंजूषा कला को देख करके काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इसी तरह का अगर सरकार का सहयोग रहा तो मंजूषा कला बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी और देश के कोने कोने से आए लगभग 200 कलाकार इस कला कुंभ राष्ट्रीय कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं। और बिहार से मधुबनी चित्रकला और मंजूषा कला को स्थान मिला है, ये काफ़ी सुखद संकेत है। उत्तर प्रदेश के लगभग 10,000 बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में ललितपुर से भी 2 दिवसीय हड़ताल चल रही है और यह हड़ताल सरकार द्वारा निजीकरण को लेकर चल रही है, जिसका विरोध बैंक कर्मी कर रहे हैं। आज दूसरे दिन बैंक कर्मियों का गुस्सा फूटा, जिसमें मर गया मोदी, हाय हाय मोदी, वित्त मंत्रालय हाय हाय और मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। नारों में बैंक कर्मियों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और बैंक कर्मियों ने बताया कि अगर निजीकरण बंद नहीं हुआ तो हम सभी बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। बैंक कर्मियों ने यह भी बताया कि यह लड़ाई केवल हमारी नहीं है, यह लड़ाई हमारे पूरे देश के लिए है। इस हड़ताल में कौन कौन से बैंक शामिल हैं? इस हड़ताल में सभी सरकारी बैंक शामिल हैं और ये हमारी राष्ट्रीय हड़ताल है और सभी बैंकों की यूनियन इसमें भाग ले रही है। हमारा आप मीडिया बनाने से ये निवेदन है कि हमारी जो बातें आप जनता तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये निजीकरण के खिलाफ हमारी हड़ताल है और निजीकरण का जो दुष्प्रभाव है हम बैंक कर्मी इससे ज़्यादा आम जनता पर पड़ने वाला है। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं केवल आपके माध्यम से जनता से केवल भारत देश की जनता से 3 सवाल करूंगा, उनका जवाब वो अपने आप में देख लें। सबसे पहला सवाल जनता से है कि क्या वो अपनी बड़ी पूंजी को 1 करोड़ या 50 लाख उससे बड़ी पूंजी को सरकारी बैंक में रखना चाहेंगे कि प्राइवेट बैंक में। नंबर 2 सवाल, क्या उनके बच्चे जो आज तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए भाग रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को सरकारी बैंक में ऑफिसर बनाएंगे, एम्प्लॉय देंगे या प्राइवेट बैंक में जाना पसंद करेंगे। और तीसरा सवाल, वो अपने लड़की के लिए कौन सा समाज चुनेंगे, सरकारी बैंक एम्प्लॉय होगा कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय होगा। तीनों के सवाल आप सभी जनता से जवाब देगी। इसका सर्वे कराया गया था, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इसका सर्वे कराया गया था। 0 सवालों में 80% जनता ने सरकारी बैंक को चुना। जब सरकारी लोगों की डिमांड है तो सरकार बैंक को बेच क्यों रही है, प्राइवेट में क्यों जा रही है? प्राइवेट का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, उनको हर तरीके से कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी आपने कोरोना काल में देखा है, कोरोना में इतनी महामारी, वैश्विक महामारी हुई, कौन काम आया देशवासी कौन काम आया? सारी सरकारी संस्थाएं बैंक देश के काम आई है, प्राइवेट ने किसी ने काम दिया है? उन्होंने केवल अपनी जेबें भरी हैं। सरकारी अस्पतालों, सरकारी बैंक, हम बैंक कर्मी कोरोना काल में लोगों को पैसा मुहैया कराया, हर चीज़ सुविधाएं दी, किसने दी? बैंक कर्मियों ने दी। इसलिए इसका जो खामियाजा है, हम लोग तो क्या हड़ताल कर रहे हैं, इसकी कीमत चुका रहे हैं। हम लोग अपनी सैलरी कटती है, हमारा औसतन एक आदमी की सैलरी एवरेज लगभग 3,000 रुपये है एक एम्प्लॉय की, और 2 दिन के हिसाब से उसकी 6,000 रुपये सैलरी हो गई एक एम्प्लॉय की। और पूरे भारतवर्ष में 10,000 लोग स्ट्राइक पर हैं, तो सरकार को कितना फ़ायदा हुआ? हमने अपना तन मन धन तीनों दिए हैं सरकार इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि निजीकरण एक बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए उतरे हैं कि हम तो इसका परिणाम भुगतेंगे ही, आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और वो हमसे सवाल पूछेगी कि अब निजीकरण हो रहा था तो आप लोगों ने क्या किया। इसके लिए हम उतरे हैं, क्योंकि निजीकरण के बाद क्या होगा, रोजगार के स्तर वैसे ही कम हो गए और कम हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जब सैलरी होगी, नियुक्तियाँ होंगी कॉन्ट्रैक्ट में समझते क्या होता है, जब मर्जी चाहेगी निकाल दी जाएगा, जब मर्जी चल दिया जाएगा। और जिस आदमी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो वो कितनी ईमानदारी से संस्था में काम करेगा, उसको पैसा भी बहुत कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप बैंकों में आज की स्थिति में है, जो हमारे जो पहले जो 4th क्लास के एम्प्लॉय होते थे उनकी भर्तियाँ बंद हो गई हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाय पानी के लड़के लगवा दिए हैं। उनको मुश्किल से 7 या 6,000 रुपये मिलते हैं। अब 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन काम उनसे लेना पड़ता है हम लोगों को, तो उनकी क्या होगी? कभी भी कुछ डिफॉल्ट कर सकते हैं वो। इसी तरह आप देखिए हर विभाग में सरकारी एम्प्लॉय की नियुक्तियाँ बंद कर दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनकी नियुक्तियाँ की जा रही हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आदमी लगेंगे संस्थानों में, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? वो तो केवल अपना फ्यूचर देखेंगे कि इतने पैसे क्या मिल रहा हमारा। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार जो शीतकालीन सत्र हैं, जो बिल लाने वाली है उसको ना लाए। सरकार ने ये सुबह छोड़ा है कि हम केवल बिल ला रहे हैं। अरे भाई तुम बिल ला क्यों रहे हो? किसने कहा लाने के लिए तुम्हें?
बिल ला रहे हैं, हम अभी तक जानिए आप बिल लाओगे, बिल बाजी डालोगे, हमें दुनिया करा दोगे बाद में। ये क्या अवस्था है लाने की? अब देखिए सरकार क्या कर रही है, जितने भी प्रॉफिट मेकिंग उपक्रम है उनको बेच रही है। आप देखिए हमारे बैंक सारे प्रॉफिट में है, कोई भी बैंक लॉस में नहीं चल रहा है। अगर ऑपरेशन की बात करें तो सारे बैंक ऑपरेशन प्रॉफिट में है। अगर वो कुछ बैंक हमारे अगर जा रहे हैं उनको घाटा है तो सरकारी नीति में घाटा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन है वो डुबा रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो हमारा प्रॉफिट होता है ऑपरेशन प्रॉफिट, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक का जो बैड लोन है उसको रिकवर करने लगा दिया जाता है। अभी सरकार एक नया शब्द लाई है, सुपर जो है हेयर कट का। ये हेयर कट क्या है? ये वाला हेयर कट नहीं है, वो ये बैड लोन को हेयर कट है। अभी 64% हेयर कट किया गया है। बैड लोन किनका है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का लोन है। अभी रिलायंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल दें आपको, उनका 30,000 करोड़ का बैड लोन 5,000 करोड़ में सेटल किया गया है। बैंक किसको बेचे जा रहे हैं? जो बैंक के डिफाल्टर है उन्हीं को बैंक बेचे जा रहे हैं। ये कौन सी नीति है भाई? एक बात बताइए आप लोग, अगर बैंक संस्थान घाटे में चल रहे हैं तो वो खरीद क्यों रहे हैं? और अगर प्रॉपर्टी को बेच कर किया जा रहा है, ये सब एक सोच समझ के कुछ चंद पूंजीपतियों को देश की ताकत सौंपने की उद्यम चल रहा है, ताकि वो अपना पूरा बजट कमा लें। इसमें अभी आप देखिए MSP आया था, कृषि कानून आया था, उसको लौटाना पड़ा। अभी जो और मैं सरकार की नीतियाँ जो हैं हमारे निजीकरण के लिए, उनका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं हमारे यूनियन के, उन पर हमें पूर्ण विश्वास है और हम उनके साथ पूरा साथ देंगे कि हम इस सरकार की नीतियों का पूरा विरोध करें, उनके निजीकरण का जो है पूरा विरोध करें, क्योंकि ये जो निजीकरण है हमारी जनता के लिए बिल्कुल बेकार नीति है। जो निजीकरण जो पूंजीपति हैं हमारे यहाँ के इस देश के, वो इस देश को लूटने के लिए ही बैठे हैं। और अगर उनके हाथ में ये बैंक चला गया, मतलब हमारे जो सारे बैंक हैं वो उनके हाथ में चले गए, तो हमारे किसान भाई जो हैं, छोटे छोटे रूरल एरियाज़ के किसान हैं, उनको जो हमने लोन दिए हैं और जो उनकी ज़मीनें हमारे यहाँ गिरवी रखी हैं, उनकी वसूली वो अपने हिसाब से करेंगे। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के गांव में मुख्य सड़क के किनारे सैकड़ों काले हिरन बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं। कई हिरन अपने झुंड से अलग होकर बस्तियों में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लोग इन्हें पकड़कर वन विभाग के हवाले करते हैं। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार द्वारा पशु क्रूरता कानून के तहत कठोर कार्रवाई के चलते बंद हो गए शिकार की वजह से ही इतनी बड़ी तादाद में काले हिरन दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं और स्थानीय किसान इन हिरणों के खेतों में घुसने से अपने फसल को लेकर परेशान है। देखिए हमारी सहयोगी नाजिया की रिपोर्ट। क्योंकि ये क्षेत्र जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब पर्यावरण दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस इलाके में फॉरेस्ट फॉरेस्ट घनत्व की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 5.4-5% यहाँ फॉरेस्ट है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में ब्लैक जो शेड्यूल 1 का जानवर है, अगर उसकी संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर उनको सुरक्षा, पानी और चारे तीनों की व्यवस्था वहाँ पर आ रही है। ऐसी स्थिति में जो और बड़े कैट फैमिली के जो बड़े जानवर हैं, इनकी भी प्रचुरता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यह संज्ञान में मीडिया के थ्रू ही हमारे पास आया हुआ है। और मेरी कोशिश ये है कि उस पूरे इलाके को हम किसी तरह से उनके मनमाफिक प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से और साथ साथ उनके कंजर्वेशन के लिए जो उपाय करना होगा उसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। स्पेशली जो ब्लैक बक है ये कहाँ पाया जाता है, मतलब क्या किस तरह की इसकी मतलब इसमें दुर्लभ टाइप का क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखिए ब्लैक बैक दो, जैसे हिरणों के ये हिरन की प्रजातियां हैं, हिरन की 6 तरह की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें कि वर्तमान में जो ब्लैक बैक है वह उस इलाके में होता है जो थोड़ा सा ड्राई नेचर के इलाके हैं, जो सूखे क्षेत्र वाले इलाके हैं। तो बुंदेलखंड रीजन और इसके अलावा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का पोर्शन है वह पोर्शन ड्राई जोन के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जहाँ पर छोटी लिप्स मौजूद होती हैं, प्रॉस्पिस के जंगल, विलायती बबूल के जंगल हैं, तो वहाँ उनके चारे की व्यवस्था रहती है और साथ साथ उस लोकेलिटीज़ में वो अधिकतर पाए जाते हैं। उस तरह तराई बेल्ट भी इनका क्षेत्र है, लेकिन तराई बेल्ट में संख्या जो है ब्लैक बैक की इसकी कंपटीशन से कम होते हैं। अपने यहाँ और कौन सी वैरायटी इसकी पाई जा सकती है? मुझे अभी मैं स्पेसिफिक रूप में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि शायद यहाँ स्पॉटेड डियर जो चीतल होंगे, हॉग डियर की भी संभावना यहाँ मौजूद है।
कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया कि यहाँ बारहसिंघा भी पाया जाता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे कोई फोटोग्राफ्स या चिन्ह नहीं मिले जिससे ये हो कि ये जो है यहाँ पर बारहसिंघा है, उपलब्ध है। तो ये शोध का विषय है और मुझे लगता है कि मैं इसको 1 महीने के भीतर एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में लाऊं जो कि इस उनके कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए कार्य हो सके। उसमें क्या मामला है? क्या आपके खेतों में क्या इस समय हिरण देखे गए हैं क्या? अभी तक अन्ना पशु से परेशान थे, अब वन रोज और हिरण का झुंड आ रहा है खेतों में। रात भर जगना पड़ रहा है, पूरी रात। क्या आपने फसल असले सब बो दी हैं? सब बो गई हैं, मटर खाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का लोगों ने अनोखा विरोध किया है। आगरा में विकास कार्य न होने से आक्रोशित लोगों का अनोखा विरोध सामने आया है। विरोध कर रहे लोगों ने यमुना आरती स्थल पर झुंझुना दिवस मनाया और आगरा के निवासी आगरा के एयरपोर्ट, बैराज और हाई कोर्ट न मिलने से खफा है। इस बीच सरकार का कड़ा विरोध कर लोगों ने झुंझुना दिवस मनाया है। झुंझुना दिवस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार की सुबह रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई के लिए तहसीलदार गढ़ी गांव पहुंचे थे, जहां पर MS रोड पर एक ट्रैक्टर चंबल रेत से भरा हुआ आता दिखाई दिया, जिसे रोकने के लिए तहसीलदार के द्वारा बोला गया, लेकिन रेत माफियों ने ट्रैक्टर को नहीं रोका। तहसीलदार श्री वर्मा के ड्राइवर द्वारा थाने पर आकर के रिपोर्ट की थी कि एक अज्ञात ट्रैक्टर रेत का भरा हुआ जा रहा था, जिसे रोकने का प्रयास किया तो गढ़ी की तरफ भागा, जिसका पीछा किया गया तो और मोटरसाइकिल वाले आ गए। उन्होंने पत्थर मार करके गाड़ी का कांच तोड़ दिया और ट्रैक्टर को लेकर भगा के ले गए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इन लोगों को शीघ्र ही चिन्हित किया जाएगा कौन लोग। वो तहसील के सामने से बड़ा हुआ रेत का ट्रैक्टर निकल रहा था, मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा और ये अपनी टीम थी साथ में, कोटवार पटवारी, इनके माध्यम से उससे रॉयल्टी पूछने का प्रयास किया तो उसने उल्टा बांग रोड वो सिद्धेश्वर रोड की तरफ ले गया। फिर जब वो नहीं रुका तो हम लोगों ने गाड़ी पीछा किया, वहाँ से गाँव से होते हुए वो पंचमुखी हनुमान से होते हुए गढ़ी पुलिया पर पहुँच करके और लोगों ने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तो हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के हम सब लोग इधर उधर चुप के आएगा सुरक्षात्मक दृष्टि से गाड़ी में पत्थर मार दिए और वो जो ट्रैक्टर था उसने पीछे से जब हम लोग बाहर नीचे उतरे तो टक्कर मार के भाग। ट्रैक्टर से टक्कर मारी सर? ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी गाड़ी बैक गियर। उसके बाद क्या पुलिस को फ़ोन लगाया था, लेट पहुंची पुलिस। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।